नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना 10 न्यूज़ नेटवर्क। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रोफेसर गौतम आनंद मौजूद हैं, जो कि लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा है सर दक्षिणी दिल्ली से और अभी विधानसभा की सर तैयारी में है। तो उनसे जानते हैं कि कौन से क्षेत्र से सर की दावेदारी रहेगी। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हम सर के कार्य क्षेत्र यानी मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, जहां सर एक अच्छे खासे पद पर तैनात हैं, वहां पर मौजूद हैं और ये इंटरव्यू जो है ये वहीं से किया जा रहा। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज में। किस रैंक पर आप नियुक्त हैं या अपनी सेवाओं को दे रहे हैं? हाँ, धन्यवाद धीरज जी यहाँ तक आने के लिए। जी। और बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए और हमसे मिले। प्रोफेसर डॉक्टर गौतम आनंद हूँ और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे प्रोफेसर एंड एचओडी की पोस्ट पर मैं काम करता हूँ। मैं पिछले करीब करीब 6 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। 2018 में मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था और आज 2024 है। नवंबर का महीना है। तो 2018 से लेकर के 2024 जो करीब करीब 6 साल से ऊपर हो चुकी है। इस जगह पे ऐसे विभाग अध्यक्ष में काम करता हूँ और पेशेंटों को देखता हूँ। मेरा इनवार्ड और आउटवार्ड है, जो ओपीडी है ओपीडी को संचालित करता हूँ। साथ में यहाँ पे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनकी टीचिंग का भी काम करता हूँ। मैं शुरू से ही जैसा कि जानते ही होंगे कि मैं डॉक्टर हूँ और एकेडमिकली मैं काफ़ी स्ट्रांग रहा हूँ। ड्यूरिंग एमबीबीएस मैंने एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिली है और डिस्टिंक्शन मिली है मुझे फार्माकोलॉजी में। साथ में मैंने एमडी किया है साइकियाट्री से और एमबीए किया है मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बिट्स पिलानी से। इतना सब कुछ करने के बाद में राजनीति का चयन क्यों, या क्यों चुनाव लड़ना, क्या इसके पीछे की थॉट रही? मैंने अपने क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। अपने क्षेत्र में जैसे मैं जो एकेडमिक्स से रिलेटेड है उसमें 20 से अधिक मेरे ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं, 2 किताबें भी हैं और एक सुसाइड के ऊपर एक किताब है, सुसाइड टेंट एंड पाथ, जो अमेजोन पे भी अवेलेबल है। कोविड-19 मिथ एंड फैक्ट्स अमेजोन पे भी अवेलेबल है। ये 8 लैंग्वेजेस में चलती है, वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने कोविड-19 मिथ एंड फैक्ट्स जो किताब लिखी थी, कोविड पर सबसे पहले किताब पब्लिश हुई है, पहला किताब है ये, तो उसका सौभाग्य मुझे प्राप्त है। इस सब करने के बाद भी जैसे मैंने इतना कुछ किया, जैसे मैं अमेरिकन साइकियाट्री एसोसिएशन का मैं इंटरनेशनल फेलो हूँ, नॉमिनेटेड हूँ। आईपीएस इंडियन साइकियाट्री एसोसिएशन का मैं फेलो हूँ, बुक्स लिखे, शोध किया। फिर भी मुझे लगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी खटक रही है, क्योंकि व्यवस्थाओं से मैं शुरू से ही तंग आ गया था। मैं इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, प्राइवेट व्यवस्थाएं हैं, उनसे मैं थोड़ा परेशान रहता था मैं। तो मुझे लगा कि संशोधन करनी है, सुधार करनी है, तो चीज़ों का सुधार जो है ना, जब तक हमारी पहुंच संसद भवन में नहीं होती है, जब तक हमारी पहुंच विधानसभा में नहीं होती है, तब तक हम व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो चैरिटी कुछ भी करती है, अब भाई चैरिटी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में भी चैरिटी चल रही है, लोग बैठे रहते हैं, भिक्षा देते रहते हैं, भंडारा करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की चैरिटी से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता, किसी को भरपेट रोटी नहीं मिलती। सरकार भी आजकल चैरिटी करने लगी है, मुफ्त में अनाज देने लगी है, मुफ्त में बिजली देने लगी है, मुफ्त में सब कुछ देने लगी है। मतलब लोगों को एक ऐसे कामचोर बनाने का सारा कार्यक्रम इन सरकारी ठेकेदारों ने, सरकारी करण ने जो पूरा कर रखा है, वो पूरा कर रखा है। देश को बर्बाद करने में कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। आज जब रक्षा की बात आती है तो रक्षा पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। स्वास्थ्य पे बात होती है तो स्वास्थ्य आधा से ज्यादा जो है ना मुफ्त में चलता है, और जो मुफ्त में जो चलता है वो इनके पास फंडिंग नहीं होते हैं, तो पूरा का पूरा जो है ना प्राइवेट सेक्टराइज जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसे जो है ना अपने साथ टाई अप कर लेते हैं और खुद कुछ नहीं कर पाते। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स की व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाती। डॉक्टर्स भी करे तो क्या करे, दवाइयाँ नहीं है, फ्री में कैसे इलाज करें, क्या इलाज करें। तो सारी व्यवस्थाएं जो है ना एक सुदृढ़ नहीं है, बल्कि एक तरह से धराशायी हुई व्यवस्थाएं हैं। तो इस बार का इलेक्शन, इस बार का समीकरण, इस बार का दंगल कहाँ से? देखिए, मैं दक्षिण दिल्ली से ही रहा हूँ, तो स्वाभाविक तौर से मैं दक्षिण दिल्ली में भी काम किया हूँ, काफी लोगों के साथ जा करके मोटिवेट करने की कोशिश की। हालांकि मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन मैंने अपना कार्यक्षेत्र चुना है दक्षिण दिल्ली, तो मैं दक्षिण दिल्ली के साथ ही हूँ। दक्षिण दिल्ली में 10 विधानसभाएं हैं। 10 विधानसभाओं में कौन सी ऐसी विधानसभा रहेगी जहाँ डॉक्टर प्रोफेसर गौतम आनंद रहेंगे?
देखिए, मेरे लिए तो सभी विधानसभा क्षेत्र तो मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहां तक हम बात करें दक्षिण दिल्ली की, तो कुछ विधानसभा ऐसी भी है जो अनारक्षित है और आरक्षित है। तो जो आरक्षित विधानसभा है, उस आरक्षित विधानसभा से तुम खड़े हो नहीं सकते। तो दक्षिण दिल्ली जो दक्षिण दिल्ली का जो क्षेत्र है उसमें 10 विधानसभा है, मेरे लिए तो इक्वली इम्पोर्टेंट है सभी। लेकिन जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हैं कि भाई मैं खड़ा हूं तो कहां से हूं। तो स्वाभाविक तौर से जो अनारक्षित जो विधानसभा क्षेत्र होगा वहीं से मैं खड़ा हूंगा, जिसमें बदरपुर बॉर्डर है और संगीता बिहार है और छतरपुर का इलाका है, पालम का इलाका है। तो इन सब जगहों से मैं उम्मीदवारिता मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं यहीं से कहीं खड़ा हूं। पिछली बार जब चुनाव रहा था तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के टिकट पर आपकी दावेदारी थी, तो इस बार भी वही है या चेंजिंग कुछ देखी जाएगी? देखिए, पार्टियां तो कोई भी हो, लेकिन सब सिद्धांत की बात होती है। हमें जीत से मतलब नहीं है कि हम जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। हार और जीत तो कोई ऐसा कोई समीकरण बनता नहीं है। जो पहुंच गया वो जीत है, जो नहीं पहुंच पाया चाहे वो कितने ही वोट लेकर के आए वो हार है। तो ये जो हार और जीत जो होती है, एक तरह से हमारा अपना एक स्टैंडर्ड हम जो फिक्स करते हैं उस स्टैंडर्ड के तहत होती है। लेकिन जब पार्टियों की बात करें तो पार्टियों का चयन हम नहीं करते, बल्कि पार्टियां हमें चयन करती है, क्योंकि जानते हैं कि आज की तिथि में लेन देन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि पैसे हैं तो बड़ी पार्टियां टिकट देंगी, पैसे नहीं है तो पार्टियां टिकट नहीं देंगी। हमें कौन पूछ रहा है? भाई हम तो अपने सिद्धांतों के साथ लड़ रहे थे, उम्मीदवारिता कर रहे थे, हमें किसी पार्टी ने तो कोई अप्रोच तो किया नहीं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, या फिर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हो, या फिर कोई और हो। हमें एक पार्टी ने अप्रोच किया, वो पार्टी थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। हम इसे अपना सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें। हार गए तो भाई दुर्भाग्य है, क्योंकि वहां तक गए नहीं। सौभाग्य इस बात का है कि ये पार्टी बहुत अच्छी थी। पार्टी इसलिए अच्छी थी क्योंकि इसमें किसी की जो बॉसिज्म है वो नहीं थी। बॉसिज्म से मतलब जो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो इसके जो इसका जो फाउंडेशन रखा था उन्होंने रखा था, ये उनकी पार्टी है। तो उनके सिद्धांत और अपने सिद्धांत बहुत ही मिलते जुलते सिद्धांत हैं। हमारी सोच समाजवाद साम्यवाद की तरफ है, और यही सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ना कि हमारे सोच जो है पूंजीवाद की तरफ है। और पूंजीवाद की तरफ क्यों नहीं है, इसका भी एक रीजन है। इसका एक रीजन है कि जो हम कमाते हैं सरकार किसी न किसी रूप में हमसे वसूल लेती है। चाहे वह आम जनता हो, जो मध्यम वर्गीय हो, चाहे जो उच्च मध्यम वर्गीय हो। आप ये सोचिए कि टैक्सेस है, जो 30% टैक्सेस है हमारे पास, यदि हम 14 लाख 15 लाख रुपीज एनुअल इनकम है तो 30% 20% के स्लैब में आ जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी एक मोटी रकम हम सरकार को देते हैं। एक मोटी रकम से सरकार अपनी गुजारा चलती है, इसी से नौकरियां भी देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां भी चलती हैं। इस देश में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको इस सरकार, वर्तमान सरकार को देने के लिए नौकरी नहीं है। और जो नौकरी है भी, जो दे भी रही है, वो सारी नौकरियां संविदा के आधार पर दी जा रही है, जो न्यूनतम वेतन पर दी जाती है। यदि ऐसे देखें तो ऐसे तो हम भी करीब करीब 10-12 लोगों को एक साल के लिए 10-10 हजार रुपये तो डिप्यूट कर ही सकते हैं, जितनी हम टैक्स भर देते हैं। तो इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि पिछली बार चुनावों में 14 मुद्दों की आपने रिटर्न में एक मैनिफेस्टो बनाया था और जनता के बीच में लेकर गए थे। इस बार का समीकरण किस दिशा की हो? गिरीश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जी। धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जो मुद्दे हमने उठाए थे आपने ही सबसे पहले इसको हाईलाइट किया था। और ये आज की डेट में हमारे ही मुद्दे हैं, लेकिन हमारा उसमें कोई पेटेंट नहीं लगा है। दूसरी पार्टियां जो है इस पर अपना ठप्पा लगा लगा करके आज हल्ला मचा रही है कि भाई यहाँ भीड़ हो रही है ना, तो मेट्रो का काम चालू करा जाए, डस्ट हो रहा है तो पॉल्यूशन को कंट्रोल। लेकिन कैसे करेंगे? हमने तो उसका निदान नहीं बताया था, ना तो सरकार के पास उस तकनीकी ज्ञान ये ज्ञान है, और नहीं है कि ये किसी भी तकनीकी संस्थानों के साथ ये टाई अप कर करके ये इस तरह का चीज प्रोजेक्ट बना करके ये काम करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो भावनाएं आती हैं कि भाई हम इसको पोल्यूशन को कम करें, लेकिन कैसे, है ना? जो पराली का काम हो रहा है, जो फसलों को जो आग लगाई जाती है पंजाब हरियाणा में लगाई जाती है ना, प्रदूषण कहाँ बढ़ रहा है? तो दिल्ली में है। सोचने वाली बात है। कहते भैया उस घाट पर तुम पानी पी रहे हो तो ये घाट गंदा हो गया, ये घाट जूठा हो गया, क्यों? क्योंकि पानी उधर से आ रहा था। तो क्या कहेंगे को लेकर सर? तो भाई सरकार को चाहिए ना कि घाट यदि जूठा हो गया तो जूठे को नियंत्रण करे ना, है।
है कि नहीं? पानी तो उधर से आएगी जाएगी, हवा का बहाव आप रोक सकते हैं क्या? लेकिन जब हवा का बहाव हम नहीं रोक सकते तो हवा का बहाव बदल तो सकते हैं। बिल्कुल। ये बातों का जानकारी जो वर्तमान के जो 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 बड़े बड़े जो कार्यकर्ता और जो हमारे क्या बोलते हैं इनको वैज्ञानिक एमएलए एमपीज हैं, आजकल यही वैज्ञानिक एमएलए एमपीज हैं जो इस तरह के प्रोजेक्टों का थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, आप एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं, आपके मुताबिक अगर बात करें तो प्रदूषण जो है वो स्तर उसका बहुत बढ़ चुका है, और इससे होने वाली बीमारियों पर भी आप थोड़ा रोशनी डालें और कैसे इसका समाधान होना चाहिए या किया जाना चाहिए। देखिए, जहां पर आवश्यकता से अधिक लोग रहेंगे, पहली बात, वहां पर निर्माण कार्य ज्यादा बढ़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, उनकी नीड बढ़ेगी और उतने रिसोर्सेस हमें उसके अनुपात में तय करना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा। जैसे कि हम एक जलसा करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे घर में 1,500 लोग आने वाले हैं। 1,500 लोगों के खड़ा होने का, बैठने का, खाना खाने का, पानी की व्यवस्था और खाना की व्यवस्था, ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट आएंगे उसको फेंकने की व्यवस्था, ये करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एक ऑडिट करिए, सर्वे करिए कि भाई कितना पॉल्यूशन आपको रोज निकल रहा है, और उतना पॉल्यूशन को डिस्पोज करने के लिए बहुत सारी जगह है। ऐसे प्राकृतिक गड्ढे भी हैं जहां पर उनको भरा जा सकता है इन तरह के वेस्ट प्रोडक्ट से। है भाई, पृथ्वी की चीज है, पृथ्वी में मिला दो, कहां से कौन सा पॉल्यूशन होगा? कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। आप रोज ईट गारे का काम कर रहे हैं तो भाई रोज नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फास्ट क्यों नहीं कर रहे? आप कंस्ट्रक्शंस को, मेट्रो देखिए, आप मेट्रो बदरपुर बॉर्डर में से लेकर के यहाँ तक जो मेट्रो बन रही है उसके बीच में जो खोद कर रखा है, मतलब जो मेट्रो बन रही है, उस लिंक का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों समय अवधि का इंतजार करते कि हम ये चीज 5 साल में ही करेंगे? पहले बार भी मैं मुद्दा उठाया था कि भैया प्रोजेक्ट आपने बनाए हो तो प्रोजेक्ट को 5 साल में क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारी अवधि, आपकी अवधि 5 साल की होती है, ताकि आप जनता जनार्दन को बोलो कि भैया हमने यहाँ पर जो है ना प्रोजेक्ट बनाया और ये प्रोजेक्ट देखो हम जाते जाते ठीक कर दिए, काम हमने अच्छा किया, इसलिए वोट मुझे देना चाहिए, है ना? लेकिन आप उसकी खामियों को नहीं देख रहे, क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट, 1 साल का प्रोजेक्ट आप 5 साल में बना रहे हैं। जब एक साल का प्रोजेक्ट यदि 5 साल में बना रहे हैं तो ये क्या जल्दी नहीं बन सकता? मैन पावर बढ़ाओ, टास्क बढ़ाओ, लेबर की कोई कमी नहीं है हमारे कंट्री में, ना ही कोई रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, 1 साल में कंप्लीट करो, फिर दूसरा काम करो। दिल्ली का सबसे ज्यादा पॉश इलाका, सबसे ज्यादा पॉश कॉलोनी दक्षिणी दिल्ली, वहाँ जहाँ से आपने चुनाव लड़ा, वहाँ की जनता की जीवन शैली आप देखते हैं, आपने देखी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, जीवन शैली तो प्रभावित करती है कि हम मकान, हमारा हाउसिंग कैसा है, और हाउसिंग होने के साथ साथ हमारे जो हाउसिंग के चारों ओर का जो है, जो एयर है, जो ब्रीदिंग स्पेस है, उस स्पेस में एयर अवेलेबिलिटी कैसी है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे ट्रैफिक कैसी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज कितनी है। तो ये सब यदि मिला के देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसकी गुणवत्ताओं को यदि हम देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ की जीवन शैली जो है ना, अन्य गांव की जीवन शैली से यदि कंपेयर करें तो उससे वर्ष है। भाई, हर आदमी का एक सपना होता है, हर देशवासी का एक सपना होता है कि देश में, कि हम किसी भी देश में रहने वाले हो, मतलब किसी भी देश के कोने में रहने वाले हो, तो एक घर हमारा दिल्ली में होना चाहिए। ये सपना तो अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? दिल्ली राजधानी है, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी जाना हो, उसकी ख्वाहिश है कि हम दिल्ली में रहें, है तो तुम बना लो, है ना? जब है तो बना लो वाली बात है। लेकिन आप सोचिए कि 130 करोड़ जनता है, सब यदि यही सोचेंगे कि दिल्ली में जो है ना एक घर होना चाहिए, तो क्या संभव है? संभव नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में ये सिर्फ छोटे से स्तर पर रह करके के एक एमएलए बन करके ये काम नहीं हो सकता है। जब तक आपकी अधीनस्थ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल नहीं हो और जब तक आप खुद प्रधानमंत्री नहीं हो, तब तक ये काम नहीं कर सकते आप। तो डॉक्टर प्रोफेसर आनंद हमारे साथ में बने हुए थे, मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में हम लोग मौजूद हैं। दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना टाइम न्यूज।